हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। हमने जो वर्ण विचार वर्णमाला से संबंधित है काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्पेशल और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब हम और भी क्वेश्चन आज इसके करने वाले हैं। जैसे ये टॉपिक ख़त्म होने वाला हुआ मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे आपकी क्या होगी, वर्णमाला से जो रिलेटेड तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। अब हमें शायद है कि आगे एक दो क्लास और मैं लेकर आऊँगा, फिर इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको, जैसा कि हर क्लास में बोल रहा हूं, कि जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ को परचेज करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें। और वहां से कांटेक्ट करने के बाद आप जैसे कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं तो आप लोग वहां पर बोल दीजिए कि हमें पटवारी के लिए पीडीएफ परचेज करनी है, तो आपको वहां से पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी के साथ अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि सीपीसीटी से रिलेटेड भी हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार की है। जो भी पटवारी एग्ज़ाम दे रहा है या फॉर्म सबमिट किया है, अगर उसने सीपीसीटी एग्ज़ाम का भी फॉर्म डाला है तो उसको भी अगर पीडीएफ परचेस करनी हो तो वो भी वहाँ से उसी नंबर के द्वारा सीपीसीटी की पीडीएफ को परचेज कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों। वहाँ पर आपको सिर्फ बोलना होगा कि हमें सीपीसीटी की पीडीएफ चाहिए है। ठीक है। अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन के साथ। स्वर ध्वनि के प्रकार क्या क्या होते हैं। जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं उनके इनमें से प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व या उपर्युक्त तीनों। तो हमने आपको बताए हुए हैं कि जो स्वर ध्वनियों के प्रकार होते हैं वो तो होते हैं कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ये तीनों ध्वनियों के इनके क्या हैं, प्रकार हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया आए हुए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर प्राप्त हो जाए। और क्लास को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट है। मतलब जो आधुनिक व्याकरण है उसकी दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट क्या है, मतलब वह किस किस के अंतर्गत आती है। ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, अघोष है या फिर निन्नुनासिक है। द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष और निन्नुनासिक। सी ऑप्शन में दिया गया है द्वयोष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्प प्राण, अघोष, निन्नुनासिक। ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष और निन्नुनासिक। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से जो हमारा वा वर्ण होता है वो हमारा क्या होता है, द्वयोष्ठ होता है, स्पर्श होता है, अल्प प्राण है, घोष है और निन्नुनासिक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होंगे एग्जाम में बनेंगे। आपको वर्ण दे दिया जाएगा, यदि आपको वर्णों की अच्छे तरीके से जानकारी है तो आप लोग वहां पर सही टिक कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी क्लासेस इसकी करवाई हुई हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी क्लासेस आपको मैंने ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्लास करवाई है, वहाँ पर बताया हुआ है कि कौन सा वर्ण क्या है, किस आधार पर हमारा वर्ण आता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है हमारे लिए कि निम्न में अर्ध स्वर कौन कहलाते हैं, या, पा, रा और ला। तो जो हमारे अर्ध स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे या और एक और होता है बा। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे अर्ध स्वर होते हैं। इसी के साथ साथ ये अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, या और बा हमारे क्या होते हैं, अर्ध स्वर भी होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। अब हम करते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। पहले और दूसरे वर्ण से, दूसरा और तीसरा वर्ण, दूसरा और चौथा,
पहला और चौथा। तो जो हमारी महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो जो व्यंजन वर्ग से रिलेटेड होती हैं वो होती हैं हमारे कौन से वर्ण से, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, दूसरा और चौथा। जो हमारी क्या होती हैं महाप्राण व्यंजन होते हैं वो दूसरे और चौथे नंबर पर आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और अल्प प्राण जो आते हैं वो हमारे पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पर आते हैं। महाप्राण व्यंजन के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय अधिक वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, और अल्प प्राण वो होती हैं जिनको बोलने के समय कम वायु का प्रभाव होता है या कम वायु की आवश्यकता होती है, वो हमारी अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, शब्द, पद, ध्वनि और वाक्य। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भाषा की लघुत्तम इकाई है, मैंने आपको बताया है कि वर्ण होती है, लेकिन जब हम सार्थक की बात की जाए तो जो हमारी भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई होगी वो हमारे क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। शब्द क्या होती है, भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई होती है। अब हम चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं अपना, इनमें से कौन से व्यंजन अल्प प्राण हैं, ख, थ, च और फ। तो हमें ये बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो जो हमारा 4 नंबर का है वो हमारा क्या है, अल्प प्राण है, क्योंकि अल्प प्राण पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पर आते हैं और महाप्राण आते हैं दूसरे और चौथे नंबर पर। स्पर्शीय व्यंजन वर्ग की बात यहाँ पर की जा रही है। अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, का, चा, टा या फिर या। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शीय व्यंजन नहीं है। तो स्पर्शीय व्यंजन यहाँ पर नहीं है कौन सा, या एक अर्ध स्वर है, और साथ ही साथ कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर के नए क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम अपने कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से हमारी कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, क, ख, या और रा, चा और जा, टा और णा। तो हमारी जो कंठ ध्वनियाँ आती हैं वो आती हैं हमारी कौन सी, का वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनियों से रिलेटेड संबंधित होता है। तो जो हमारी कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं हमारी का और खा, इस ऑप्शन में दी गई हैं, ठीक है ना। चा और जा तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है, या और रा आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। टा और ना आता है हमारा कहाँ पर, जो टा वर्ग होता है वो आता है हमारा कहाँ पर, मूर्धन्य के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जब भी वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जब आइए बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, मा, वा, उ या फिर आ। तो आ जो वर्ण है वो हमारा क्या है, ओष्ठ वर्ण नहीं है। अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, क, ख, ग, चा, जा, या, ता, था, ना या फिर टा, डा, णा। तो जो हमारा बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है चा और जा, ये हमारा अल्प प्राण ध्वनियों का समूह दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको करवाने से पहले मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ को परचेस करना चाहता है तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां पर नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोगों को बोलना है कि सर हमें
पटवारी से रिलेटेड पीडीएफ को परचेस करना है तो वहां पर आपको पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ण शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति या फिर अक्षर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का जो अर्थ है वो नहीं होता है आकाश। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन वर्ण घोष नहीं है? यहाँ पर घोष की बात की गई है तो यहाँ पर जो हमारा घोष वर्ण नहीं आएगा वो आएगा ता। जो वर्ण है वो हमारा घोष वर्ण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो वे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे लिए कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या फिर रिवाज। तो रिवाज शब्द में ऋषि शब्द दृष्टिगोचर नहीं है, मतलब ऋषि शब्द नहीं है। आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन है? दंतव्य वर्ण यहाँ पर बचाना है तो या, चा, ता या फिर उ। तो यहाँ में जो हमें आंसर दिया गया है वो ये दिया गया है जो ता वर्ण है वो हमारा दंतव्य वर्ण है। ठीक है ना, हमारा जो आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शंस में वो हमारा कौन सा है? ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। जो घा का उच्चारण स्थान रहेगा वो रहेगा हमारा कंठ। कंठ से हम कौन सा उच्चारण स्थान है? घा का कंठ है। आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो जो हमारा संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है वो हमारा है संतान, सकल, सक्षम और सचल। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी शब्दकोश में आ और अंग और आह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो ये आते हैं हमारे हमेशा आ वर्ण के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमात्रक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना। तो जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन दिया गया है ये हमारा क्या है? आमात्रक शब्द है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।